करने के लिए बाजार पे और उनकी नज़र कहाँ पे है। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल हमने देखा लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में काफ़ी इंटरेस्टिंग हरकत हुई। बैंक निफ्टी 500-550 पॉइंट रैली कर गया, बट निफ्टी में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये क्रूड का जो नीचे आने का फायदा है, ये आपको लग रहा है बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहा है? ये कहीं से यील्ड्स के सॉफ्टन होने का भी एक नया पुश मिल रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी एक प्रकार का चहेता इंडेक्स हो चुका है और दैट इज़ द ओनली पॉकेट जहां पर अगर आप टिके रहे और आपने किस भी लेवल पे इस साल में बैंक में पार्टिसिपेट करा है तो आपने एक आउट परफॉर्म करा है, भले आपने एसबीआई लिया हो या फिर आपने यूको बैंक लिया हो। तो बैंक निफ्टी इज द ओनली, बैंक्स आर द ओनली पॉकेट्स वेयर राइट नाउ देयर इज विजिबल मोमेंटम। दिखता है कि बॉस सी पॉकेट के अंदर इस समय जान है, अर्निंग्स हैं और 1-2 साल का आउटलुक अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि कंपल्सिव फैक्टर जरूर है। एक हम ग्राफिक अभी ईटीना पे बात कर रहे थे, हमने क्या करा है, शायद ग्राफिक प्रोड्यूसर साहब हमें भी फायर करेंगे। अब देखिए 2 महीने के चेंजेस यूको बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर, जो छोटे बैंक्स थे इनमें 2 महीने के क्या चेंजेस आए हैं, तो हमने उनको फिर तकनीकी तौर पे मैप करा। तो अगर आप देखेंगे, शायद नहीं है क्या ग्राफिक, अच्छा, तो हमने फिर उनको तकनीकी तौर पे हमने उनको मैप करा। तो अब ये समझ में आ रहा है कि जो छोटे बैंक्स है वो टेक्निकली नॉट ओवरबॉट नहीं है, वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो आपको ये समझना है कि जी आप आज क्या करें। मेरे हिसाब से छोटे बैंक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आपको पार्टिसिपेट करना है तो 10 से 15% का पुल बैक आने दीजिए। छोटे बैंक्स में ट्रेड करना मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ मिसिंग है। ओके, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, कुछ समय वेट करके फिर एंट्री करें। पर कुछ और जो स्टॉक्स है जहाँ काफी एक्शन है, आज पेटीएम को लेकर बायबैक की न्यूज़ है, इसे आपने कैसे एनालाइज किया? मैं तो चश्मा गिर गया था यूं, मैंने रात को न्यूज़ फोन में पढ़ी थी कि ये बायबैक क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कंपनियां बायबैक क्यों करती हैं? कंपनियां बायबैक करती हैं जब उनको कैश की स्ट्रेटेजिक यूज नहीं होती है। जैसे आईटी कंपनीज बायबैक कर रही हैं बिकॉज कैश वो जनरेट कर रही हैं, कैश की स्ट्रेटेजिक यूज़ नहीं है, या फिर शेयर उनको लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसके अंदर कैश की स्ट्रेटेजिक यूज़ तो पेटीएम को है बिकॉज हाई ग्रोथ बिजनेस है, मगर उनको स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है। अब क्या होगा, तो पेटीएम की बैलेंस शीट में 8,500 करोड़ कैश है। अगर आप कैश में बायबैक यूज़ करेंगे तो आपका जो कैश रिक्वायरमेंट है, जैसे हम कैश बर्न बोलते हैं, वह कम है। तो अच्छी बात है कि पेटीएम अब आपको केवल कमेंट्री नहीं दे रहा है, अब वह आपको एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मेरा जो बिजनेस है उसकी कैश रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। और आंकड़ों में दिख रहा है वो, तो एक प्रकार का एंडोर्समेंट हो गया जी मेरे पास जो कैश है आई थिंक वो इतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब कितना बड़ा बायबैक कर सकते हैं? 2 तरीके का बायबैक्स होता है। टेंडर फॉर ऑफर कि आईटी कंपनीज बोलते हैं जी इस शेयर पर आप अपने शेयर सबमिट कर दीजिए, एक रेशियो रहेगा, उस रेशियो से हम आपका शेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता टेंडर ऑफर होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि टेंडर ऑफर इसलिए नहीं होने वाला है बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग कम है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेचना चाहते हैं, तो अब जो भी टेंडर करोगे पूरा निकल जाएगा उसके अंदर। दूसरा हो सकता है कि बाइंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो पेटीएम मेरे हिसाब से बोर्ड मीटिंग में एक प्राइस बोल सकते हैं, प्राइस तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि बायबैक अप टू, तो अप टू के अंदर आपको एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है एज पर द बायबैक रूल्स, और आपको लेना पड़ेगा। तो एक बैकस्टॉप तो है, मैनेजमेंट आकर के सहारा दे रहा है। बेसिकली शेयर को सपोर्ट करने का मूव है, बुनियादी शेयर को सपोर्ट करने का मूव है। वो तो बायबैक आप 2 तरीके के करते हैं, या तो आपको स्ट्रेटेजिक कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर आपको स्टॉक चीप लगता है। मगर आपको समझना ये है जी, ओपन मार्केट के अंदर सप्लाई इस समय इतनी ज़बरदस्त है, एंकर इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, तो जो आप पैसा से बायबैक करेंगे, बेचने की जो क्वांटिटी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई इज़ मच मोर देन द डिमांड। तो शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है बोलेगा देखो बोला था कैश बर्न कम होगा, मगर क्या इसकी वजह से पेटीएम पूरी का जो व्हील रिवर्स हो जाएगा? क्या 500 का 800 हो जाएगा, 800 का 1000 हो जाएगा? वो नहीं होने वाला, ये मेरा मानना है। तो केयरफुल रहना चाहिए व्यूअर्स को। नहीं, केयरफुल नहीं, देखिए बायबैक को लेकर के ये नहीं है कि अरे जी बायबैक आ गया तो जो है ना, जो पूरा का पूरा पेंडुलम है ना स्विंग हो जाएगा। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब आप 2-3 साल का व्यू लेते हैं, अगर ये कैश बर्न कम करते हैं, धंधा और बड़ा कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अब देखा जा सकता है। मैं हमेशा बोलता था पेटीएम को देखिए भी मत। ऑलराइट, तो आप इस स्टेट पे आ गए, एटलीस्ट आप कंसीडर करना चाहेंगे। देखो बिकॉज अब मैनेजमेंट अब भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि हमारा कैश बर्न कम होने वाला है। अब तो वो इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मगर आप लोग ने बात एचसीएल टेक पे नहीं करी। शायद डिम्पी आपसे पूछना चाह रहे थे एचसीएल टेक पे, लेकिन डिम्पी जी क्या है, बॉम्बे का पोल्यूशन दिल्ली से ज्यादा है। सही टाइम पे गए भैया। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। दिखाएं एक ही और लेवल दिखाएं। गुड मॉर्निंग सर।
एक तो मैं सर एचसीएल टेक, अरे पोल्यूशन की एक तो बात सर करो, मैं दिग्विजय, एचसीएल टेक नोएडा पे में आपसे बैठे हो, पता वहाँ पे करना pollution चाहता करना है, था, हमारे और स्टूडियो में pollution साथ में ज़्यादा ना है। एक आपकी एक्सपर्टी है क्रूड को लेकर भी। सर एक एचसीएल टेक पे तो था ही था, एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ना क्रूड को लेके भी था, तो आप जो ना दोनों पे ही बता दीजिएगा, दोनों ही बड़े मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे समझने। पहला तो सर क्रूड जो है $124 वाला अब $75-76 के आसपास आ गया। सर जितने क्रूड के बेनिफिशियरी है सब में डिस्काउंट हो गया ये, जैसे कि टायर, जैसे कि एयरलाइंस, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। एक तो ये था सर, और सर दूसरा एचसीएल पे आपका एक टेक चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा बाकी स्टॉक्स में काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट हो चुकी हैं। जो क्रूड की गिरावट आई है वो एक अचानक गिरावट नहीं आई है। क्रूड की जो गिरावट आई है धीरे धीरे आई है। 10% गिरा है, मगर उसके पहले भी 10% गिरा था। और जो डिक्लाइन आया है वह किन कारणों से आया है? क्रूड का दाम जो बढ़ा था वह सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ा था, मगर जो क्रूड का दाम गिरा है वह डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से गिर रहा है। डिमांड डिस्ट्रक्शन और सप्लाई कंस्ट्रेन में बहुत बड़ा फर्क है। है। Prices went up because Russian oil could go off market. Prices have come down because there will be less demand from the Chinese economy. तो गिरने के कारण डिफरेंट है। जब गिरने के कारण डिफरेंट है तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। अब हम टायर्स की बात करते हैं, तो टायर्स की अगर आप बात करते हैं तो जी हाँ, टायर के अंदर सीधा बेनिफिट अच्छी चले स्टॉक्स चल चुके हैं, मगर टायर कंपनी एक्सपोर्ट भी तो करती है, बाल किचन इंडस्ट्रीज, वहाँ डिमांड को क्या होगा। तो मुझे लगता है कि क्रूड डेरिवेटिव्स में कुछ हद तक फैक्टर इन हो चुका है। ओएमसीज में अब ये एक लीप ऑफ फेथ है। अब लीप ऑफ फेथ आप क्या बोलेंगे जी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को क्वार्टर जो गया था उसमें सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1200 से 1800 करोड़ का लॉस हुआ था अंडर रिकवरी को लेकर के। क्रूड के दाम नीचे हो चुके हैं। अब सरकार बोलेगी कि हम जी प्राइस तो नहीं बढ़ाएंगे, घटाएंगे। हमने बढ़ाया नहीं, पर हम घटा भी नहीं सकते। कंज्यूमर विल हैव टू पे द फेयर प्राइस एंड दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ द इकोनॉमी। आपने ऑयल पे विंडफॉल टैक्स हटा दिया, आपने स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो कंज्यूमर को यहाँ भी देना पड़ेगा। वो होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या प्रॉफिट बना सकती हैं। अगर प्रॉफिट बनाएंगी तो इनका जो आने वाला क्वार्टर है, इस क्वार्टर में नहीं होगा, आने वाले क्वार्टर में बड़ा विंडफॉल, बड़ा ही चेंज आ सकता है। ये स्टॉक सस्ते हैं, किसी के पास है नहीं। People have written almost, if I may use that English word, obituary on them. यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं एक शब्द ढूंढ रहा था, मगर obituary is the right word. तो इनके अंदर एक ट्रेडिंग बाउंस बन रहा है। एयरलाइन मेरा मानना है कि इनमें ट्रेडिंग बाउंस आना चाहिए, बट टिकटें महंगी बहुत हैं, रिलेक्टेंट है, बट चल नहीं रहा है स्टॉक। टिकटें महंगी हैं, मार्केट के अंदर धीमा, आज नहीं तो कल। If there is a pretty girl, she'll find a suitor. राकेश जुनवाला साहब क्या बोलते थे? सही बात है। ये देखिए HPCL, IOC और BPCL में थोड़ा आपने नीचे के लेवल से रिबाउंड देखा है, लेकिन इंडिगो जो कुछ बता रहे हैं थोड़ा रिलक्टेंट रहा है। जानने से पहले एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो HCL टेक की जो कमेंट्री आई है लोअर एंड की तरफ, इसका असर सिर्फ HCL टेक ही नहीं बाकियों पे भी पड़ सकता है। एक ये भी है कि शायद गिर चुके हैं स्टॉक। मुझे इस बात से बड़ी ही अचरज होती है कि एक क्वार्टर पहले आकर के आप बढ़ाते हो, एग्जैक्टली, और क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है पहले, उससे पहले आप घटा देते हो। तो 30, 35, 40 दिन में ऐसा क्या हो गया? और आपको क्या ऐसी व्यवस्था पड़ी कि आपने पहले तो कमेंट्री बढ़ाई, आपने गाइडेंस बढ़ाई, फिर आकर के आपने चेंज करी। तो ये पहली कंपनी है जिसने आकर के अपनी गाइडेंस कट करी है। देखिए इन्फोसिस ने भी, जहाँ तक मुझे याद है, कि कमेंट्री में गाइडेंस अपनी बढ़ाई थी। ये पहली कंपनी है जो कह रही है कि भाई हो रहा है, यूएस इकोनॉमी का धीमापन हमें मार बट सारे ही सब पे आएगा, बच नहीं पाएंगे। HCL टेक के अंदर देखिए थोड़ा इनका बिजनेस अलग है। इनके अंदर एक बड़ा बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। वो इनका एक डिफरेंशिएटेड बिजनेस है। इनका जो बिजनेस है वो हमेशा लो मार्जिन हाई वॉल्यूम था, तो थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है इनके पास। इनकी वॉल्यूम में जो कमी आ रही है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द बिजनेस दे आर इन। अगर HCL टेक के मार्जिन आप देखें तो 20 के आसपास नहीं है इसके, TCS के मार्जिन 25-26 के आसपास, इन्फोसिस का मार्जिन 22-23 के आसपास है। थोड़ा डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो है इनका। ठीक, सो दैट मींस वी कैन नॉट पेंट इट द पूरे सेक्टर को सेम पर कलर से बात ये है कि IT गिर चुका है, मगर मुझे लगता है कि इस क्वार्टर को लेकर के बहुत हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और मार्केट के अंदर कॉन्ट्रा बायर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि HCL टेक 800 वाला 1100 हुआ है, और आप निफ्टी IT इंडेक्स को भी देखें तो क्या वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, इस तरह की बातचीत लेके निफ्टी IT इंडेक्स भी नीचे से रिबाउंड किया हुआ है। ये देखिए निफ्टी IT इंडेक्स को 6 महीने में लेके आइए डेटा साहब, आपको नजर आएगा
कि एक ही महीने में 5% चला है निफ्टी आईटी, यानी इसके अंदर कॉन्ट्रा बेट्स पैदा होना शुरू हो गए। देखिए नीचे के लेवल से 2600-500 से लेके 30,000 के ऊपर है। तो इन कॉन्ट्रा बेट्स जो ऑलरेडी सिस्टम में आना शुरू हो गए उनको थोड़ा दबाव मिल सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारा एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।